Hello friends, this is Sunish Sadnarjun Dwivedi, Assistant Professor, Law College, Dehradun, Uttaranchal University. Friends, we have discussed Indian Contract Act from beginning to section 9. Today we are going to start a very important topic of contract law, that is consideration. We have discussed the term consideration at the time of explaining the definition of contract, because we have discussed that agreement which can be enforced by law, that is contract, and a promise or group of promise forming consideration to each other, that is agreement. And we have discussed that consideration means something in return, or we have discussed by many examples. For example, if I bought a pen for 10 rupees, then consideration of 10 rupees is pen, and consideration of pen is 10 rupees. But today we are going to discuss the concept of consideration in very detail. So friend, we will start. सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay. Consideration is also known as a quid pro quo. Quid pro quo. This is a Latin term which means something in return, or we can say consideration means something in return. Consideration means something in return for the promise, because in the definition of agreement we have discussed that promise or group of promises forming consideration to each other is agreement. It means consideration means something in return for the promise. Whatever the thing it promised to do, in return the other things is called consideration, or we can say very in easy terms, consideration means something in return for the promise. It may be either some benefit conferred on one party or some loss determined suffered by the other party. अभी तक जो हम लोगों ने समझा है, या जो नॉर्मल एक आदमी समझता है, कंसिडरेशन मतलब होता है किसी चीज के बदले में कोई चीज मिलना, मतलब कुछ गेन करना. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल टाइम्स कंसिडरेशन शुड बी सम गेन. इट शुड बी सम डेट्रीमेंट, और इट शुड बी सम लॉस. जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन का मतलब कुछ प्राप्त करना ही हो. कंसिडरेशन का मतलब कुछ डेट्रीमेंट, कुछ लॉस भी हो सकता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए आप. जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन फ्री में किसी के लिए कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा कि ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, और मैं इसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन आपका काम कर दूंगा. तो उसका काम करने के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं वियर कर रहा हूँ, जो मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी उस काम करने में, ये दिक्कत भी एक कंसिडरेशन हो सकता है. ये कहलाता है डेट्रीमेंट. या आप दूसरा एग्जांपल देखिए. जैसे मान लीजिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें श्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. श्योरिटी क्या होता है? श्योरिटी एक पर्सन होता है जो किसी दूसरे पर्सन की श्योरिटी ले लेता है. जैसे ए बी से कोई डेट लेना चाह रहा है. अब बी को ए पे भरोसा नहीं है, तो बी कहता है देखो भाई कोई श्योरिटी लेके आओ. तो ये कहता है अगर सी कहेंगे तो दे दोगे. कहता हाँ सी तो बहुत अच्छे इंसान है, अगर सी कहेंगे सी एक बार श्योरिटी ले ले तुम्हारी, हम तुमको दे देंगे. तो सी कह देता है कि ठीक है आप जो है वो पैसा दे दो ये को. ठीक है, फिर से देख लीजिए. अगर हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझें, जैसे ए है, ये बी से कुछ पैसा ले रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है? श्योरिटी का काम कर रहा है. तो यहाँ पे सी और बी के बीच में भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसमें सी ने बी को प्रॉमिस किया है कि अगर ए ये पैसा नहीं दे पाएगा तो ये पैसा कौन देगा? सी देगा. तो अब यहाँ देखिए कंसिडरेशन किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, लेकिन सी को जो इसने अपना प्रॉमिस दिया है इसके बदले में कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? यहाँ पे सी का ये प्रॉमिस जो है ये भी क्या हो सकता है? कंसिडरेशन हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि कंसिडरेशन शुड नॉट बी ओनली टू गेन एनीथिंग, बट इट शुड बी सम डेट्रीमेंट, सम लॉस. ठीक है, तो ये जो था ये एक केस हुआ था क्यूरी वर्सेस मिसा. क्यूरी वर्सेस मिसा के केस में इट वाज ऑब्जर्व दैट कंसिडरेशन शुड नॉट बी ओनली सम गेन, बट इट शुड बी एनी लॉस और एनी डेट्रीमेंट, एनी फोरबियरेंस बाय
other party. But Indian Contract has defined the term consideration under Section 2D of Indian Contract Act. Section 2D of Indian Contract Act provide that at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promise to do or promise to abstain from doing, then this act, this abstinent or this promise इज कॉल्ड कंसिडरेशन. सेक्शन 2D की जो डेफिनेशन है वो कंसिडरेशन को बहुत अच्छे से बताती है. इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम कंसिडरेशन के एसेंशियल देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, does or abstains from doing, promise to do or promise to abstain from doing, then this act, abstinence or promise is called consideration. Section 2D ये कहता है कि at the desire of the promiser, promiser की इच्छा पे promisee या कोई भी अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या कुछ नहीं कर चुका है, कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, कुछ करने का वचन देता है या कुछ नहीं करने का वचन देता है, तो ये करना, ये ना करना और ये वचन कंसिडरेशन है. यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि टू डू तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुछ करना कंसिडरेशन है, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेक्स एन प्रॉमिस टू वी दैट इफ वी विल नॉट मैरी टू सी देन ए विल गिव हर सम प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे बी का सी से शादी ना करना, नॉट टू डू क्या है? एक कंसिडरेशन है ए की प्रॉपर्टी के बदले में. अब इस सेक्शन 2D की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा भी है, जैसे सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है. अब इसके जो इसेंशियल्स हैं हम उसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इसेंशियल है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. For a valid consideration, consideration must be given at the desire of the promiser. कि कंसिडरेशन वैलिड तभी होगा जब ये प्रोमिसर की डिजायर पे आया हो, अपने मन से ना किया हो. कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है और हम उसको अपनी मर्जी से जाके बचाते हैं, ठीक है, तो हमारा बचाना कंसिडरेशन नहीं है. हम उससे नहीं डिमांड कर सकते कि भाई हमने तुम्हें बचाया है, तुम हमको पैसा दो इसके बदले में. क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा ही नहीं था करने को. लेकिन अगर कोई बंदा हमसे कहे कि हमको बचा लो आके, अगर तुमने हमें बचा लिया तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, वैलिड कंसिडरेशन है. द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन इज कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. एंड द लीडिंग केस ऑन दिस वेरी टॉपिक इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव जो है एक बहुत ही लीडिंग केस है. इस केस के फैक्ट क्या है कि एक कलेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक पर्सन से कहा कि तुम एक मार्केट बनाओ. जब ये मार्केट बना रहा था तो उस मार्केट में ही एक पर्सन था जिसकी एक दुकान बननी थी. उसने क्या किया, उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे ये कहा कि देखो मेरी दुकान को बहुत अच्छे से बना देना आप, और मेरी दुकान से जो भी फायदा हो उसका एक पर्टिकुलर शेयर जो है वो हम आपको देते रहेंगे. इसने दुकान बना दी, दुकान उसकी चलने भी लगी, सब मार्केट बन गई, लेकिन उसने इसको कभी भी शेयर नहीं दिया. जब इसने शेयर नहीं दिया तो इसने, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने क्या किया, केस फाइल कर दिया. केस फाइल कर दिया तो कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट है या जिस पॉइंट पे केस आया है क्या वो कंसिडरेशन वैलिड है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कई चीज़ें होनी चाहिए. पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन लॉफुल अनलॉफुल, लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई. तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इन दिस पर्टिकुलर केस द कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज इट डज नॉट कम एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बट इट कम्स फ्रॉम द डिजायर ऑफ द थर्ड पर्सन. क्योंकि जो ये मार्केट बना रहा है ये उस शॉपकीपर की तो इच्छा से बना नहीं रहा था, ये किसकी इच्छा से बना रहा था, कलेक्टर की इच्छा से. तो इस केस में ये डिसीजन आया कि यह जो प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, उसका वैलिड होने के लिए पहली चीज़ यही है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए. कि अगर प्रोमिसर की डिज़ायर पे नहीं है तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. इसके बाद
इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब डिजायर जो है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। ये यहीं पे एक चीज हम देखेंगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए, एक चीज हो गई। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द promisee or any other person। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उससे पहले ये स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ये हमारा सेकंड हो गया। अब फर्स्ट इसेंशियल हमने देखा। सबसे पहले आप देखिए कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। It is also known as quid pro quo। Consideration should not be considered only again, but it should be any forbearance, any loss, any detriment. The consideration has been defined under Section 2D of Indian Contract Act। Section 2D provides that at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstains from doing, does or abstains from doing, promise to do or promise to abstain from doing, then this act, abstinence or promise is called consideration। Now we are going to discuss what are the essentials for a consideration to be valid। First essential is consideration must be given at the desire of the promiser। If the consideration is not given at the desire of the promiser, then it should not be considered as a valid consideration। Consideration हमेशा promiser की desire पे ही होना चाहिए। उस पॉइंट पे the leading case was दुर्गादास वर्सेस बलदेव केस देख लिया हमने। Now the second essential element of consideration is consideration by promisee or any other person at the desire of the promiser, promisee or any other person। It means consideration not only may be given by the promisee, but it may be given by any other person and it will be valid under Indian law। It is called privity of consideration। Privity of consideration means a person who is stranger to consideration। Consideration by promisee or any other person, it is called privity of consideration। In England, consideration may be given only by the promisee। The English law provides that consideration must be given only by the promisee। If the consideration is given by any third person other than promisee, then it will not be considered as a valid consideration। But in India, the consideration may be given either by promisee or by any other person from the society, or we can say a person who is stranger to contract, but if he gives the consideration, then that consideration will be valid। The leading case on this very topic is Chinnaiya versus Ramaiya। An old lady gave an estate of a daughter with a direction that the daughter should pay an annuity of 653 to his brother, and his brother is plaintiff, daughter is defendant। Now daughter made a promise to give the money to plaintiff। इस केस में क्या हुआ था कि एक ओल्ड लेडी थी, उसने अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, बट विद द प्रॉपर्टी द ओल्ड लेडी gave a direction to her daughter that she will pay some money to her brother। उसने क्या किया, उसने एक ओल्ड लेडी ने अपनी बेटी को अपनी एक प्रॉपर्टी दी, उस प्रॉपर्टी के साथ ही एक डायरेक्शन भी दे दिया कि वो क्या करेगी,
एक पर्टिकुलर अमाउंट भाई को भी देगी। लड़की ने भी प्रॉमिस कर लिया ओल्ड लेडी के भाई से कि ठीक है हम आपको ये पैसा देते रहेंगे। बाद में उसने ये पैसा देने से मना किया तो उसके भाई ने क्या किया, केस फाइल किया। तो भाई क्या कहलाएगा, प्लेंटिफ कहलाएगा। उसकी बेटी क्या कहलाएगी, डिफेंडेंट कहलाएगी। कोर्ट ने क्या, अच्छा इसका जो मतलब था बेटी का, उसने ये अपना डिफेंस लिया था कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वैलिड नहीं है कि अगर हम इसको पैसा देंगे तो इसके बदले में हमें ये क्या कंसिडरेशन दे रहा है, भाई तो कोई कंसिडरेशन दे नहीं रहा है। और अगर भाई कोई कंसिडरेशन नहीं देगा तो फिर ये वैलिड कैसे हो जाएगा। कोर्ट ने कहा इन इंडिया कंसिडरेशन में बी गिवन नॉट ओनली बाय द प्रोमिसरी और बाय एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में बी गिवन बाय दैट पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वी कैन से अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन फाइल अ सूट। Now we are going to discuss a very important aspect of contract, that is privity of contract. अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये थर्ड पेज है आपका, पहले ले भी चुके होंगे। यहीं पे देखिए आपको मैं कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो आपने देख लिया। एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम इसके साथ ही बता देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते चलते हैं। और फिर थर्ड इसेंशियल हम इसके बाद में देखेंगे। अब देखिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट सू, और वी कैन से अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट और फाइल अ पिटिशन और केस। कि एक पर्सन जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब एक पर्सन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, वो केस भी फाइल नहीं कर सकता। यहां पे देखिएगा दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट सू। ये आपका रूल है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट फाइल अ केस। इस पे लीडिंग दो केस हैं इंग्लैंड में जो हुए हैं, एक टूडले वर्सेस एटकिंसन है, एक डनलप फ्रोजिंग टायर कंपनी वर्सेस सल्फेड एंड कंपनी लिमिटेड है। ये आपने पहले ही देख लिया होगा। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब है जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, अब बी उसको पूरा नहीं कर रहा है। अब ए जो है, ए नहीं जा रहा है कोर्ट, कोर्ट कौन जा रहा है, सी जा रहा है कि बी जो है वो ए का प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट उनसे पूछेगा हु आर यू। भाई शहर में अंदेशा काजी जी दुबले, क्या मतलब। भाई आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपसे कोई जान। ये एक और कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टैंडी का। लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट ये कहता है ओनली एग्रीड पर्सन हैज राइट टू मूव टुवर्ड्स द कोर्ट फॉर द रेमेडी। कि जो एग्रीड पर्सन है वो कोर्ट में जाए, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल में भी होता है। क्रिमिनल में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है अगेंस्ट द किसकी तरफ से स्टार्ट होती है, स्टेट की तरफ से, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। लेकिन सिविल में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है, तो ये कहते हैं कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो केस फाइल करे, जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो केस फाइल ना करे। जैसे इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जो ये दोनों केस हुए थे इसमें मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए का जो व्यापार है या बिजनेस है वो बी के साथ होता है। मीनवाइल बी अपना पूरा बिजनेस सेल कर दे सी को, ठीक। अब मान लीजिए बी जो था वो हर मंथ में 10 ट्रक का बिजनेस हो रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 ट्रक जो है वो ए के पास भेजता था। अब बी का टोटल बिजनेस सी ने खरीद लिया, सी ने क्या किया 10 ट्रक माल भेज दिया यहाँ पे, ए ने इसको डिनाई कर दिया। अब सी उस पर केस अगर फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट कहेगा सी से कि यू आर द स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट ए का किसके बीच में चल रहा है, बी से चल रहा है, आप कौन हो, ठीक है। हाँ सी अगर चाहे तो वो ए के पास जाए, कहे भाई बी से जो आप सामान लेते थे अब उसको हमने टेक ओवर कर लिया है तो आप हमसे लीजिए। और ये चाहे तो ए और सी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को सी नहीं चला सकता है। तो ये कहलाता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट सू।
यहाँ पे आपको 3 केस याद रखने हैं, ट्विडले वर्सेस एटकिंसन, डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज का, और इंडियन केस बहुत पूछा गया है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन केस में पहली बार किस केस में आया था। तो इस केस का नाम है, हमने लिखा भी है इंडियन केस, जमुना दास वर्सेस रामउतार। जमुना दास वर्सेस रामउतार was the case in which the concept of privity of contract first time was propounded in India. But लॉ में कभी भी कोई प्रिंसिपल्स होता है तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसका जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ट्रस्ट बना दिया गया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी को बेनिफिट दिया गया है, तो जो ट्रस्टी है या जो बेनिफिशियरी है ये थर्ड पर्सन होते हुए भी केस फाइल कर सकता है। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के थ्रू कर दी और उसका ट्रस्टी बना दिया ए को। अब जो प्रॉपर्टी है वो हमने ट्रस्ट को दी है, दी किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, हमने कह दिया। या मान लिया फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज माइनर, कि कोई बच्चा है जो माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट करके एक हमने ट्रस्टी बना दिया और कहा भाई इसकी आप देखभाल करो, और जैसे ही ये मेजर हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी आप इसकी वापस कर दोगे। अब मान लो ये मेजर हो जाए, उसको प्रॉपर्टी वापस ना कर रहा हो, तो वो बच्चा क्या करेगा? इस पर केस फाइल करेगा, और जब केस फाइल करेगा तो कोर्ट तो उससे ये कह देगा कि यू आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मेरे और ट्रस्टी के बीच में हुआ, लेकिन बेनिफिट किसका हो रहा है इसमें? उस बच्चे का। तो ये एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और वो बच्चा जो है वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। इस पे एक लीडिंग केस है ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम केस इज ऑल्सो नोन एज खर्चाए पानदान केस। ये खर्चाए पानदान केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि लड़के के फादर और लड़की के फादर, जो लड़के के फादर है वो लड़की के फादर को ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी लड़की को खर्चाए पानदान दिया जाए। खर्चाए पानदान मोहम्मदन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे ये लोग पान खाते हैं तो उसका आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है, उसका नाम ये क्या रख दिए हैं? खर्चाए पानदान। कि जैसे पॉकेट मनी आज की डेट में कहने लगे हैं, ठीक है। उस समय जो पॉकेट मनी तो आपको पता है किसी को भी दी जा सकती है, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो। ये खर्चाए पानदान का कॉन्सेप्ट जो है वो उस समय मोहम्मदन लॉ में चलता था। तो अब यहाँ पे हमें जो मेन देखना है वो अपना लॉ का कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच हुआ? दोनों फादर के बीच में। अब इन्होंने खर्चाए पानदान जब उसको नहीं दिया तो उसने केस फाइल किया। जब केस फाइल किया इन्होंने, तब इन्होंने क्या कहा कि यू आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई तुमसे क्या मतलब है? तुमसे तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ था? तुम्हारे फादर से हुआ था। फादर मान लो मर गए हों और ये केस नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो ये एक्सेप्शन है कि अगर किसी के बेनिफिट के लिए कोई भी चीज़ की गई है, कोई काम किया गया है, तो वो पर्सन जो है क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन है। इसके बाद आप ये आपका हो गया पेज नंबर 4। इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब इसका जो सेकंड एक्सेप्शन है ये है कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ स्टॉपेल। अब अगर कोई एक्नॉलेज कर लेता है किसी चीज़ को अपने कंडक्ट से, अगर वो एक्सेप्टेंस दे देता है या एडमिशन कर लेता है बाद में किसी चीज़ को, तो भी वो बाउंड हो जाता है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्लाई उस पर नहीं होगा और ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा। और ये चीज़ें होती किस बेस पे हैं? ये होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ स्टॉपेल, कि रूल ऑफ स्टॉपेल की वजह से ये बाउंड हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है जैसे मान लो यही खर्चाए पानदान है, खर्चाए पानदान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो फादर और फादर में। अब बेटी जो है उसी समय बेटी भी थोड़ा लॉ जानती हो, वो अपने ससुर जी से जो फादर इन लॉ है उससे खुद ही कह दे, बोले भाई ठीक है आपके आपस के बीच बात है, लेकिन हमें भी आप प्रॉमिस करो, कंफर्म करो कि आप दोगे हमें खर्चा है पानदान। और मान लो जो इसके ससुर है वो उससे कह दे कि हाँ हम तुमको देंगे, ठीक है। तो
इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया उस चीज़ को, एडमिट कर लिया है। तो जब एडमिट कर लिया है तब आपको देना पड़ेगा। अब ये केस वैसे ही हो जाएगा जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में हमने देखा था हुसैनी बेगम वाला, अगर इसने इससे भी प्रॉमिस कर लिया है तो। ठीक, ये स्टॉपेल क्या होता है एक्चुअली में, रूल ऑफ स्टॉपेल अभी आप माइनर पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, एविडेंस में भी देखेंगे, कई जगह ये आता है। रूल ऑफ स्टॉपेल होता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को सही मान के किसी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो अब आपको अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। जैसे हमने तुमसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम अगर अपने घर को छोड़ दोगे तो हम तुमको अपना ये पूरा घर दे देंगे, नया गिफ्ट कर देंगे। अब अगर उसने अपना घर छोड़ दिया, मतलब मेरी बात को सही मान के अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया, तो अब हमें अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बस यही है कि आपको पता है कि इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, वो तो आप शुरू से पढ़ के आए हैं, वो तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो तो सब पूरे होंगे ही होंगे। ठीक, थर्ड एक्सेप्शन इसका कहता है, स्टॉपेल अगर ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो आ ही जाएगा, आप प्राण जाए पर वचन न जाए ध्यान रखिएगा, बाकी डिटेल जो है वो आगे कई चीज़ों में हम पढ़ेंगे। थर्ड कहता है प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस अंडर अ फैमिली सेटलमेंट। अगर किसी का कोई मैरिज एक्सपेंसेस देने हैं या कोई फैमिली सेटलमेंट किया गया है तो उस कंडीशन में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं करता है, उसका एक्सेप्शन जो है वो लागू कर जाएगा। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखिए आप, इलस्ट्रेशन के लिए हम अलग से दिखाते हैं आपको, इसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे ए है, ए की ये प्रॉपर्टी है, ठीक, ए है, ए की ये प्रॉपर्टी है, ए इस प्रॉपर्टी अपने बेटे बी को देता है पूरी, लेकिन इसके साथ साथ एक डायरेक्शन लगा देता है कि इसकी जो बेटी है सी, जो डॉटर है, कहता है उसकी मैरिज का पूरा खर्चा कौन करेगा, आप करोगे। अब यहाँ पे देखिए इसके मैरिज के एक्सपेंसेस की बात कर दी गई है सी की। अब कॉन्ट्रैक्ट केवल किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ए ने बी से कहा है कि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, बस तुम्हें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी से अपनी बहन की शादी करनी है। अब अगर ये बहन की शादी नहीं करते हैं तो बहन क्या करेगी, इन पे केस फाइल करेगी कि भाई हमारे खर्चा तो शादी आदि कराओ हमारी। अब ये कहेंगे कि क्यों, तुम क्यों केस कर रही हो, तुमसे क्या मतलब है, तुमसे तो मेरा कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, हमने तुमसे कहा नहीं था कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ही कहेगा कि नहीं बेटा, शादी तो तुम्हें करानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें किसी के मैरिज एक्सपेंसेस की बात की गई है तो वो आपको देने पड़ेंगे, और वो किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। यहीं पे मान लीजिए कोई फैमिली सेटलमेंट होता, फैमिली सेटलमेंट ही है ही, इसी को हम फैमिली सेटलमेंट में भी इलस्ट्रेशन को ले सकते हैं कि ये इन्होंने सेटलमेंट किया। क्या सेटलमेंट किया, अब मान लो सी भी है और बी भी है, या और इसको आप इजी करके देखो, जैसे मान लो ए है, बी है, एक इसका ब्रदर है सी, दो भाई हैं बी और सी, ये फादर है। ए ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बी को दे दी, बोले भाई ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम केवल ये काम करो कि सी को 10 लाख रुपए दे दो बस, इसके बाद प्रॉपर्टी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपना बिजनेस कर लेगा, अपना काम कर लेगा, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी। अब बी अगर इसको ये 10 लाख रुपया नहीं देते हैं, ये केस फाइल कर सकता है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, उसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए दो चीज़ें फिर से अच्छे से देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट तो है हमारा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, ठीक, एक है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, मतलब उसने कंसिडरेशन नहीं दिया है तो वो केस फाइल कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट से ही स्ट्रेंजर है, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वो पार्टी नहीं है, तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। ट्विडले वर्सेस एटकिंसन, डनलप का केस, और इंडियन केस हो गया जमुना दास वर्सेस राम अवतार, 3 केसेस पे ये होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शंस है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट बना दिया गया है, किसी के बेनिफिट के लिए कोई काम किया गया है, तब उसको ये देना पड़ेगा, हुसैनी बेगम का केस हो गया। दूसरा है कि
कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन, कि किसी ने अपने कंडक्ट से अगर कोई चीज़ एक्नॉलेज कर ली, एडमिट कर ली, तब भी उसको देना पड़ेगा, ये कहलाता है रूल ऑफ स्टॉपेल। और तीसरा है प्रोविजन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और फैमिली सेटलमेंट। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कंसिडरेशन के वैलिड इसेंशियल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इसेंशियल्स हमने देखा था एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा हमने देखा एट द डिजायर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और वी कैन से कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और बाय एनी अदर पर्सन। दो हमने देख लिए। अब थर्ड, बीच में प्रीपिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेकिन अब हम फिर अपने थर्ड इसेंशियल पे आ गए हैं, किसके? कंसिडरेशन के। एंड द थर्ड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, सेक्शन 2D खुद ही कहता है कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, पास्ट हो गया। डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट हो गया। प्रॉमिस टू डू और प्रॉमिस टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर हो गया। यानी कि कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक चीज। फोर्थ ये कहते हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, बट इट मस्ट बी अ रियल, और कंसिडरेशन मस्ट हैव अ रियल वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना कोई जरूरी नहीं है, बस कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक घर है 50 लाख का, बहुत पैसा है मेरे पास, कई घर है, तो उनमें से एक घर है 50 लाख का। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसके पास रहने को घर नहीं है। अब हमें पता है कि वो जो है थोड़ा स्वाभिमानी आदमी है, अगर हम उसको गिफ्ट करेंगे तो कभी लेगा नहीं। तो हमने उससे कहा कि हमने क्या, ऐसा करो, हमारे पास तो ये 8-10 घर हैं, एक घर हम बेचना चाह रहे हैं, तो ये घर जो है वो तुम खरीद लो। अब घर है मान लीजिए 50 लाख का, हम उसको बेच रहे हैं 5 लाख का, ठीक है, वैलिड है, क्योंकि कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है, पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, बस उसका कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होना चाहिए। ठीक। फिफ्थ पॉइंट कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए और उसका एडुकेट होना जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। इसका अभी तक स्क्रीनशॉट तो ले लिया, तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें यही लगता है कि पता नहीं तुम्हें स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया, दिखा नहीं दिखा, जबकि ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हम ये कोई ब्रह्मा ने हमको थोड़ी ना बताया है कि तुम जो है ये आज हम ज्ञान दे रहे हैं तुम बच्चों को दे दो जाके। हम भी बुक से जो है इसको लिख डाले हैं बस। लेकिन आप जो है वो बुक से क्यों लिखोगे? आपको तो स्क्रीनशॉट मिल जाए, बिल्कुल पकी पकाई खिचड़ी, सब चीज़ें पड़ी हुई हो उसमें, इधर पापड़ भी हो, सलाद भी हो, चटनी भी हो, रायता भी हो, दही भी हो, सब बिल्कुल बढ़िया करके, है नहीं? और उसमें कोई स्पूनिंग करते तो मज़ा ही आ जाए। जैसे एक लोग थे, उनसे आलसी टाइप के थे, मतलब कुछ काम वाम नहीं होता था, तो बोले कि भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमें जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हर चीज़ मिल जाए। लेकिन भाई कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी उनके अंदर, तो खुद भगवान ने उनसे कहा कि लो ये एक वैल दे दी उनको कि इस घंटी को जब भी आप बजाओगे, ठीक है, और घंटी बजाने के बाद आप जो भी चीज़ मांगोगे वो आपके सामने आ जाएगी। तब भी ये उदास लेटा हुआ, कोई चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। तो भगवान ने पूछा कि यार अब तो तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ दे दी हमने, तो अब तो खुश हो जाओ, अब तुम क्यों परेशान हो? कह रहे नहीं वो तो सब सही है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हमें उठना ना पड़े घंटी बजाने के लिए, हम मन में सोचें और घंटी अपने आप बज जाए। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें घंटी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो भैया ऐसा ना करो, कुछ हाथ पैर हिलाओ, कुछ करो, कुछ करोगे तभी कुछ होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही है सीधे सीधे। फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो हमने देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। अब मान लो किसी काम को करने के लिए कोई बंदा बाउंड है,
और उसी को और अच्छे से करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दे तो वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर कोई पर्सन पहले से ही ड्यूटी बाउंड है किसी परफॉर्मेंस को करने के लिए, तो उसी चीज को करने के लिए अगर कोई पैसा दिया जाता है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। कोई मान लो पर्सन आया हमारे घर पे आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड वाले आए, आग बुझा रहे हैं या आग बुझाने के लिए आए ही हैं। अब उनको धीरे 10,000 रुपया दे रहे हैं, उनका भाई जरा अच्छे से बुझा देना, जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाए, या बाकी घर चलने दो, हमारा घर बुझा दो जल्दी, ये लो 1,00,000 रुपया। तो ये जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए वो बाउंड हैं। या मान लीजिए हम जैसे हैं क्लास में पढ़ाने जाते हैं, अब क्लास में कोई बच्चा हमको धीरे से जो है वो एक चॉकलेट दे दे जाते खन और कैसे जा थोड़ा सा अच्छा पढ़ा दीजिएगा, आज मज़ा आ जाए बिल्कुल, तो जो वो हमें चॉकलेट दे रहा है वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो उसको पढ़ाने के लिए पहले से ही बाउंड है और अच्छा पढ़ाने के लिए हमको सैलरी मिल रही है। ठीक, तो अगर कोई भी पर्सन किसी काम को करने के लिए पहले से ही ड्यूटी बाउंड है तो आप अगर उसको कुछ भी कंसिडरेशन देते हैं तो वो वैलिड नहीं है। क्या है 6 पॉइंट? परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। प्रॉमिस टू पे लेस अमाउंट देन ड्यू। एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्सन जो है, मान लीजिए हमें किसी से 100 रुपये लेने थे और हम एग्री कर जाते हैं, चलो ठीक है तुम हमें 20 रुपये दे दो, 100 रुपये तुम्हारे माफ, यानी कि 100 के बदले में केवल 20 रुपये को हमने पूरा मान लिया कि आपका डेट जो है वो चुक जाएगा और आप फ्री हो जाओगे, हमारे कर्जदार आप नहीं रहोगे। इंग्लैंड में ये अलाउ नहीं है। इन इंग्लैंड ये पिनल्स केस है, पिनल्स केस के नाम से जाना जाता है। तो इन इंग्लैंड पिनल्स केस नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। इंडिया में अलाउ है कि इंडिया में अगर कोई पर्सन पूरे अमाउंट के बदले में अगर कुछ अमाउंट एग्री कर जाता है तो ये वैलिड है। अच्छा, ये पूरा कंसिडरेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? इस पूरे कंसिडरेशन को पढ़ने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि सेक्शन 25 प्रोवाइड दैट विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विल बी वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे हमने कहा कि जनरल रूल के ज़्यादातर एक्सेप्शंस होते हैं। सेक्शन 25 ये कहता है विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विल बी वॉइड, बट there are some exceptions of this very rule under section 25 of Indian Contract Act। हमने देखिए, अच्छा अभी तो स्क्रीनशॉट भी रह गया होगा भाई आप लोगों का, बहुत कूल। लो हो गया, फोटो भी ले लिया करो कभी कभी हमारी यार, स्क्रीनशॉट जैसे लेते हो। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक चीज हो गई। इसके एक्सेप्शंस हैं।